व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का पार्ट बी ऑफ बिजनेस स्टडीज और यहां से आने वाले सभी चैप्टर्स, चैप्टर 8, 9, 10, 11, चार चैप्टर्स हैं हमारे पास। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इंटरनल ट्रेड, स्मॉल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस। सभी चैप्टर्स हम लोग आने वाले 1 वीक के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे और आपका बिजनेस स्टडीज पार्ट बी हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ए के चैप्टर्स भी हम जल्दी से अच्छे तरीके से खत्म करेंगे सो दैट आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि मैंने तो भाई अब ठान लिया कि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल अच्छे से 1 नंबर करानी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। लेट्स बिगिन। तो समझने की कोशिश करते हैं चैप्टर के नाम के साथ। देखो चैप्टर का नाम क्या है, द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी बिजनेस फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज हैं। देखो कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई बिजनेस हो या कुछ भी हो यार, एनजीओ ही कोई ना हो, हर बिजनेस पैसे से चलता है। एवरी बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप करने की सोचोगे, इट स्टार्ट्स विद कैपिटल। आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो वो पैसा कहां से आएगा? तो उसके मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। आप अपना पैसा लगा सकते हो, आप अपने फ्रेंड से बोरो कर सकते हो, आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप पब्लिक से लोन ले सकते हो। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत टिपिकल लगता है बच्चों को, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा ये चैप्टर कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कोई भी। आप एग्जाम में मस्त लिख के आओगे और फुल मार्क्स ले लोगे। तो स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के साथ। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस होता क्या है? तो देखो बिजनेस क्या होता है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और सेल। मेजर पर्पस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स। बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले पैसा चाहिए होगा। भाई जमीन कहां से खरीदोगे, दुकान कहां से खरीदोगे, माल कहां से डालोगे, लेबर को सैलरी कहां से दोगे, बिजली का बिल कहां से दोगे, कितना सब कुछ होता है, पैसा चाहिए। तो दिस इज एक्चुअली बिजनेस फाइनेंस, यही तो बिजनेस फाइनेंस है। तो क्या लिखा है? फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज बिजनेस रिक्वायर्स फाइनेंस। देयरफॉर फाइनेंस को ही क्या बोलते हैं? द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। 1 नंबर का सवाल आ सकता है, मार्क कर लेना, फाइनेंस इज नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? What are the various types of finances requirement of a business? एक बिजनेस की कौन कौन सी अलग तरीके की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कितने तरीके की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है? किसी भी बिजनेस में 2 प्रकार की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम सबसे पहली को क्या बोलते हैं? सबसे पहली होती है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। पहली फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी वर्किंग कैपिटल। सर ये है क्या? क्या होता है फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल? देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो इनिशियली बिजनेस शुरू करते टाइम ही आपको पैसे की जरूरत पड़ती है कि आपको जमीन खरीदनी है, आपको मशीनरी लगानी है, आप लोगों को वहां पे फर्नीचर खरीदना है। तो बिजनेस सेटअप करते टाइम शुरू में ही जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, याद रखना 3-4 चीजें बोल दी मैंने एक साथ। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बिजनेस की स्टार्टिंग में लंबे समय तक लगेगा ये पैसा। भाई मशीनरी लगा दी तो कल को चेंज थोड़ी ना करोगे, लगाओ चलाओगे ना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल। लैंड जमीन खरीदी है तो चलाओगे ना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है बिजनेस के शुरू में, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल और लंबे समय के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। ठीक है, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे बिजनेस को चलाने के लिए रोज के रोज एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए। तो ये एक बार नहीं लगेगा, अब ये रोज लगेगा। ये एक बार लग जाता था, भाई फर्नीचर खरीद लिया, शुरू में खरीद लिया, अब उसका रिपेयर मेंटेनेंस होता रहेगा टाइम टू टाइम। शॉर्ट टर्म के लिए होगा और छोटा अमाउंट आएगा। मशीन खरीदने पे जितना खर्चा आता है, रिपेयर पे उतना नहीं आता। तो जो डेली एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा चाहिए वो होता है वर्किंग कैपिटल। मशीन खरीदी, फिक्स कैपिटल। मशीन का फ्यूल, वर्किंग कैपिटल। मशीन खरीदी एक ही बार जाएगी, फ्यूल रोज रोज चलेगा। मशीन लंबे समय के लिए, फ्यूल शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने ये कैमरा खरीदा मेरे लिए फिक्स कैपिटल, लेकिन इसकी बैटरी, इसकी चार्जिंग, ये सब वर्किंग कैपिटल। ठीक हो गया या नहीं हो गया? नेक्स्ट आता है हमारे पास फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस। ये आप एक बार खुद से रीड करोगे, इसके अंदर मेन चीजें वही हैं जो मैंने आपको बताई, वही सब अब हमने
मैंने हिंदी में बताई, इन्होंने इंग्लिश में लिख दी बस। और क्या क्या लिखा है, दीज फंड्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, बिजनेस के शुरू के लिए होता है, ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होता है। इसमें जैसे लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये आप 4th पॉइंट बना के आना अपने एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 4था पॉइंट बना के आना। इसमें एग्जाम्पल क्या लिखोगे, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, चल जा भाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद ये लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस में रहते हैं, ये शॉर्टर टाइम के लिए रहते हैं। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, ये बोल रहा है कि ट्रेडिंग में छोटा अमाउंट चाहिए होता है, मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा चाहिए होता है। भाई मैन्युफैक्चरर मशीन वगैरह ज़्यादा खरीदेगा ना, उसको ज़्यादा चाहिए होगा। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए और कम फिक्स कैपिटल चाहिए। मतलब ये है, देखो ट्रेडर है, माल खरीद के बेचने वाला, तो उसको मशीनें वगैरह पे पैसा नहीं लगाना, तो उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, फिक्स कैपिटल कम चाहिए। मैन्युफैक्चरर को फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल कम, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल खत्म। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है ये चार्ट। ये है भाई बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, इसको ध्यान से समझ लो। जिसने ये समझ लिया उसका चैप्टर काफ़ी हद तक हो गया। अब चार्ट के अंदर ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे लॉन्ग टर्म में इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इन सब की हम बात आगे करेंगे। पूरे चैप्टर में यही सब एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं। बट मेन बात ये है, देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ कि जो एग्जाम्पल्स है ना वो कॉमन है, वो हर जगह आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स, तो पीरियड के बेसिस पे इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म में आ गया, ऑनरशिप में इक्विटी शेयर ऑनर्स फंड्स में आ गया, और जनरेशन के बेसिस पे इक्विटी शेयर इंटरनल में आ गया। यानी एक ही एग्जाम्पल 3 अलग अलग जगह पे फिट हो सकता है। चैप्टर में है वही 5-7 चीजें, लेकिन वो सब जगह आ रही हैं। जैसे इक्विटी शेयर्स आ गया ना, अब देखो मैं ये भी बात करता हूँ रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग ये भी है, रिटेन्ड अर्निंग ये भी है, रिटेन्ड अर्निंग ये भी है, हाँ या ना। मैं बात करता हूँ डिबेंचर, डिबेंचर ये भी है, डिबेंचर हमारे पास यहाँ पे ये भी आ गया, और डिबेंचर हमारे पास यहाँ पे ये भी आ गया। तो देखो अलग अलग सोर्सेज में एक एग्जाम्पल फिट होता है। नाउ ये है क्या, व्हाट आर द सोर्सेज, सोर्सेज है क्या, कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर बिजनेस में पैसा लगाना है तो क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास। इसको क्लासिफाई करने के लिए 3 बेसिस हैं, ठीक है। क्लासिफाई करने के लिए 3 बेसिस हैं। आपको याद करना है कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल फॉग चल रहा है। वो ऐड आता है ना फॉग परफ्यूम्स, आजकल फॉग चल रहा है, हम कहेंगे फॉग चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। 3 चीजें। पॉग पीरियड, समय के आधार पे कि कोई भी पैसा कितने समय के लिए बिजनेस में लग रहा है, उसके बेसिस पर डिफरेंशिएट करना। ऑनरशिप, उस पैसे का ऑनर कौन है। अगर मैंने अपना पैसा लगाया तो मैं खुद ऑनर हूं, मैंने बाहर से बोरो करा तो वो मैं ऑनर नहीं हूं, मेरे लिए बोरोड फंड है। जनरेशन, पैसा जनरेट कहां से हुआ, पैसा उपलब्ध कहां से हुआ, इंटरनली या एक्सटर्नली, बिजनेस के अंदर से आया, बिजनेस के बाहर से आया। तो हमारे पास 3 बेसिस हैं बेटा जी, पीरियड बेसिस, ऑनरशिप बेसिस, जनरेशन बेसिस। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट पीरियड बेसिस। समय के आधार पे बात करते हैं कि पैसा आया कहां से। तो पीरियड में याद कर लो एसएलएम, डेप्रिसिएशन पड़ा है ना, एसएलएम डब्ल्यूडी, वो एसएलएम याद कर लो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। अब देखो अगर आपको पैसा चाहिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म क्या होता है बिजनेस स्टडीज में, 1 साल तक के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल, 12 महीने तक अगर आपको पैसा चाहिए तो वो हमारा शॉर्ट टर्म में आता है, ठीक है। 1 साल से 5 साल के लिए चाहिए तो वो आपका मीडियम टर्म में आता है। 5 से ज्यादा चाहिए और 20 साल तक चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म में आता है। तो जब हम बात करते हैं पीरियड की, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में, इफ यू आर टेकिंग फाइनेंस फॉर अ पीरियड अप टू 12 मंथ्स, 12 महीने तक, दैट विल बी नोन एज शॉर्ट टर्म। मोर देन 12 मंथ्स, लेस देन 5 ईयर, 1 साल से 5 साल, वो मीडियम टर्म में आ जाता है। 5 से 20 साल वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। समझे। एग्जाम्पल्स अभी आपको नाम पढ़ के समझ में नहीं आएंगे, मैं आगे बढ़ाऊंगा तो सब समझ में आएगा, तो फिलहाल के लिए सिर्फ मतलब जान लो, ठीक है। ऑनरशिप की अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉग, पीरियड समझ में आ गया। ऑनरशिप की, ऑनर कौन है उस पैसे का, क्या मैंने खुद लगाया, अगर मैंने अपना पैसा खुद लगाया, जैसे हम कैपिटल खुद लगाते हैं, तो वो ऑनर्स फंड है। मैंने बैंक से लोन ले लिया, बैंक लोन, इट इज अ बोरोड फंड्स। तो ऑनरशिप में 2 हैं, अपना पैसा तो ऑनर फंड, बाहर से बोरो करा तो बोरोड फंड।
सही है। जनरेशन, पैसा जनरेट कैसे हुआ, क्या पैसा इंटरनली जनरेट हुआ या पैसा एक्सटर्नली जनरेट हुआ, बिजनेस के अंदर से ही आया या बाहर से आया। जैसे सपोज मैंने अपनी कोई पुरानी सेविंग्स थी वही लगा दी, उससे बिजनेस कर लिया, इंटरनल सोर्सेस, और मैंने बैंक लोन ले लिया तो एक्सटर्नल सोर्सेस। जनरेशन में इंटरनल एक्सटर्नल। आओ याद करें फटाफट से। सोर्सेज ऑफ बिजनेस में, बिजनेस फाइनेंस में 3 सोर्सेज, POG, पीरियड, ऑनरशिप, जनरेशन। बोलो मेरे साथ साथ, पीरियड, ऑनरशिप, जनरेशन। पीरियड में क्या क्या आ जाएगा, SLM, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। O, ऑनरशिप में क्या क्या आएगा, ऑनर्स फंड्स, बोरोड फंड। OB, ऑनरशिप में OB, ठीक है। और जनरेशन में इंटरनल एक्सटर्नल, IE, इंटरनल एक्सटर्नल। हो गया, डन। इसके एग्जाम्पल अभी आगे कराऊंगा, ठीक है। आओ जी। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। शॉर्ट टर्म में नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मीडियम टर्म में 1 से ज्यादा बट लेस देन 5 ईयर्स, लॉन्ग टर्म में फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स, 5 साल से ज्यादा। एग्जाम्पल्स की अभी जरूरत नहीं है, चैप्टर कंप्लीट होते होते तुम्हें सब एग्जाम्पल्स खुद आ जाएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप बेटा जी, ऑनरशिप में ऑनर्स फंड्स, ऑनर फंड्स मींस दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ऑनर्स, जो मालिक ने लगाया, सही है। बोरोड फंड्स आर रेज्ड थ्रू लोन्स एंड बोरोइंग्स, आपने बोरो करा तो वो, दे रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। भाई ऑनर ने पैसा लगाया, वो निकालेगा थोड़ी, लगा रहेगा, इसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। एग्जाम्पल्स की बात हम बाद में करेंगे। जनरेशन की बात करें, इंटरनल एक्सटर्नल बेटा जी। इंटरनल मतलब कि जो बिजनेस के अंदर अंदर से जनरेट हुआ है, इंटरनली जनरेट हुआ है, इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर से आए, एक्सटर्नल सोर्सेज। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सोर्सेस के साथ। हमारे सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, हम जो सोर्सेस की बात कर रहे थे, तो हमारे सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहला सोर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका नाम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 शब्दों से बना है, रिटेन्ड अर्निंग्स। सर अर्निंग्स क्या होती हैं, सब लोग जानते हैं, जो पैसा कमाया वो अर्निंग्स है। अर्निंग्स को क्या करते हैं, उससे खर्चा करते हैं और बचा हुआ पैसा घर ले जाते हैं, यही तो करते हैं। सपोज मैंने 10 रुपए कमाए, 2 उसमें से खर्चा कर दिया, 8 रुपए बचे, 8 के 8 घर ले गया। कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पास कुछ भी सेविंग्स नहीं है। तो समझदार लोग क्या बोलते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग जरूर होनी चाहिए। हमारे बड़े बोलते हैं ना, बेटा पैसा जोड़ के रखा करो, तो सेविंग तो चाहिए ना। तो अगर आप समझदार हो तो आप सारा पैसा घर नहीं लेके जाओगे। एज अ कंपनी मालिक कौन होता है, एज अ कंपनी मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। तो कोई भी कंपनी जो उसके पास फाइनल अमाउंट बचता है, वो सारा पैसा घर नहीं लेके जाती, यानी अपने शेयर होल्डर को नहीं देती कि सारा घर ले जाओ। हर कंपनी पैसे को फ्यूचर के लिए थोड़ा सा पैसा जोड़ लेती है। वो जो पैसा सेव करा फ्यूचर में यूज करने के लिए, उसी को हम लोग सेविंग्स बोलते हैं आम भाषा में। यहां पे क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो दैट पार्ट ऑफ अर्निंग्स विच आर रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन्ड का मतलब बचा लिया, रोक लिया, सेव कर लिया, किस लिए, फ्यूचर यूज के लिए, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। तो क्या होता है सर, रिटेन्ड अर्निंग्स रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है, शेयर होल्डर आर द ओनर्स। अभी मैं शेयर्स पढ़ाऊंगा तुम्हें आगे एकदम समझ में आएगा, फिलहाल समझ लो ओनर्स। ओनर्स एज डिविडेंड। डिविडेंड किसको बोलते हैं बेटा जी, डिविडेंड बोलते हैं प्रॉफिट को। मतलब कि वो पैसा जो ओनर घर नहीं लेके गया प्रॉफिट की फॉर्म में, बट इट इज रिटेन्ड। रिटेन्ड का क्या मतलब है, रिटेन्ड का मतलब सेव्ड, जोड़ लिया इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर। ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। ओहो, ये तो मैं तुम्हारे से पूछने वाला था। अब देखो, पैसा बाहर से आया, अंदर से जनरेट हो गया, इंटरनल हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। और सेल्फ फाइनेंसिंग, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, याद रखना, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इस पे सावधान इंडिया सवाल लिख लेना। सावधान इंडिया सवाल मतलब इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में आ सकता है। रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम बताओ तो क्या बोलोगे, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, क्यों कंपनी सेव करती हैं। सबसे पहले परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। परमानेंट सोर्स का मतलब है बेटा आपके पास परमानेंटली अवेलेबल रहेगा, आपको वापस नहीं करना। लोन लोगे तो वापस करना पड़ेगा ना, वो टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट है। लॉन्ग टर्म आपके पास पड़ा रहेगा, कोई बर्डन नहीं है, आपकी इच्छा है, जब तक चाहे तब तक रखो, जहां मर्जी यूज करो। इट डजंट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब इसके बदले में हमें किसी को कुछ नहीं देना। जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना है, अगर आप होल्डर से इन्वेस्ट कराते हो तो उसको डिविडेंड देना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई भी किसी प्रकार का कोई खर्चा इसके अंदर नहीं है।
फंड्स क्योंकि इंटरनली जनरेट हुए हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। इट एनहांसेस द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस आप आराम से झेल जाओगे। देखो जिसके पास सेविंग्स होती है ना वो लॉसेस से बच जाता है, जिसके पास सेविंग्स ही नहीं है उसका तो पैसा डूबेगा, वो तो परेशान होगा, वो तो लॉसेस में जाएगा। तो जो ये पैसा होता है, जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, ये आपकी कैपेसिटी बढ़ा देती है। किस चीज की कैपेसिटी? टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। आप लॉसेस झेल सकते हो आसानी से। इट मे लीड टू इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। इससे और क्या होता है? कंपनी की इज्जत बढ़ती है। देखो जो कंपनी जितनी ज्यादा सेफ होगी ना उसकी उतनी अच्छी रेपुटेशन होगी। तो अगर ये कंपनी के पास कुछ सेविंग्स है तो इसकी इज्जत मार्केट में बहुत होने वाली है, और इज्जत जितनी ज्यादा उतना शेयर प्राइस ज्यादा, उतनी वैल्यू ज्यादा उस कंपनी की। तो जितनी ज्यादा सेविंग्स होगी उतना वैल्यू बढ़ने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर इसके कोई लिमिटेशंस भी बता दो। लिमिटेशन ये है, पहला तो अनसर्टेन सोर्स है। अनसर्टेन का मतलब भाई सेविंग्स होगी तो प्रॉफिट में से ही ना। अब तुमने बिना बात कोई अपॉर्चुनिटीज थी 2 साल बाद 3 साल बाद, तुम्हें लगा इस साल बढ़िया सेव करा है, ऐसे ही 2 साल आने वाले भी बढ़िया सेव कर लेंगे, काम हो जाएगा। पता चला अगले 2 साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ तो सेविंग्स भी नहीं हुई और आप शॉर्ट ऑफ फंड्स हो गए। अपॉर्चुनिटी मिस हो गई ना, क्योंकि आने वाले समय में प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो अनसर्टेन है। तो ये भी तो अनसर्टेन ही हुआ ना, क्योंकि ये प्रॉफिट पर डिपेंडेंट है। तो ये एक सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन सोर्स है, क्योंकि प्रॉफिट्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं। और कई बार एक्सेसिव फ्लोइंग बैक जो होता है वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है शेयर होल्डर के मन में। इसका मतलब सर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनर हूं, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मैंने 2 रुपए सेव कर लिए एज अ कंपनी और 8 रुपए आपको दे दिए, ऑनर को दे दिए, घर ले जाओ। देखो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जानते हो, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। सपोज मैं बिजनेस हूं, आप ऑनर हो, मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो वो ऑनर का ही। 2 रुपए सेव करे, ऑनर को 8 रुपए दे दिए, आप खुश हो। 10 का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपए मैंने सेव कर लिया और आपको 1 रुपए दे दिया, आप निराश हो गए ना कि यार ये क्या करा, इतनी ज्यादा सेविंग्स, ऐसी भी क्या बात थी। तो कई बार एक्सेसिव फ्लोइंग बैक अगर हो जाए, यानी एक्सेसिव सेविंग्स हो जाए, तो शेयर होल्डर के मन में, ऑनर के मन में डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाता है। डिससैटिस्फैक्शन मतलब वो यार खुश नहीं होगा, उसको लगेगा यार ये तो दिक्कत है, ऐसे थोड़ी ना, इतना सेविंग करना ठीक थोड़ी ना है। तो डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, जो एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये इसका एक डीमेरिट है। इसी के साथ हमारा पहला सोर्स खत्म हुआ। अब देखो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अपने टेबल पे चलें तो पीरियड के बेसिस पे रिटेन्ड अर्निंग क्या है? ऑनर का ही तो सेविंग्स है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं होगा, मीडियम टर्म के लिए भी नहीं होगा, लंबे समय तक बिजनेस में लगा रहेगा। तो यही रिटेन्ड अर्निंग देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आ गया। ऑनरशिप के बेसिस पे देखो तो ऑनर्स का पैसा है, मालिक लोगों का पैसा है, तो ऑनर्स फंड्स में आ गया। जनरेशन में देखे तो इंटरनल में आ गया। ऐसे ही सभी सोर्सेज हम पढ़ेंगे और यहाँ पे फिट हो जाएंगे और आप सारे एग्जाम्पल लिख के आ पाओगे सबके। तो उम्मीद है मुझे आपको आज का वीडियो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। क्लास 11th में आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। कई साल से हमें क्लास 11 12th के बच्चों का प्यार मिलता आ रहा है और उम्मीद है आप लोगों से भी ऐसे ही मिलेगा, और हम खूब अच्छे से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और फोड़ देंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहो। वीडियो सभी 11th वाले बच्चों के स्टेटसेस पे होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे होनी चाहिए, और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मेंशन करना, और मैं रीशेयर जरूर करूंगा। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये 2 पार्ट्स और लेगा चैप्टर, 3 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।